हेलो, मेरा नाम है अमृतांशु गुप्ता और आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तुम सब घर में यहाँ से वहाँ सामान करते हो, घसीट के कभी किसी सोफा को यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हो, चेयर को वहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हो, तो अचानक नहीं सोफा मतलब हिलना शुरू होता है या कोई चेयर हिलना शुरू होती है। उससे पहले मतलब तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स तुम बढ़ाते रहते उसके बाद चलना शुरू होता है। तो इस सब का रीजन जो होता है फ्रिक्शन होता है। तो इस लेक्चर में हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका कॉज के बारे में जानेंगे, उसको मैथमेटिकल उसकी मॉडलिंग करने के बारे में जानेंगे, फिर डिफरेंट टर्म्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है उनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे फ्रिक्शन होता क्या है। देखो, फ्रिक्शन मान लो तुमने वही डब्बा लिया या कोई सोफा मूव कर रहे हो, उसमें इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुमने फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हो तुम, लेकिन वो नहीं हिल रहा है। तो मतलब अगर कोई चीज नहीं हिल रही तो उसके अपोजिट में कोई कुछ आ रहा होगा, तो वही चीज जो उसको अपोज कर रही है मोशन को, वो तुम्हारी फ्रिक्शन फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारी एक मतलब फोर्स है तो डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि फोर्स हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन होती है। ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन होती है। और इसकी कुछ टाइप्स है, जैसे इसमें दो टाइप्स आती है मेनली। स्टैटिक और स्लाइडिंग। स्टैटिक मतलब वो फ्रिक्शन जो आएगी उस दौरान जब बॉडी रेस्ट पे है, मतलब तुम एक डब्बा रेस्ट पे हो, तुमको हिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन आएगी वो तुम्हारी स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब एक बॉडी मूव करना शुरू कर जाए, लेकिन फ्रिक्शन तब भी रहती है, तभी तुम्हारी स्पीड विद टाइम, जैसे तुम अपना मोटरसाइकिल को न्यूट्रल में छोड़ते हो, कुछ टाइम स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि तब भी उसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आती है व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। अब हम इसके जानते हैं, इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए लॉज हैं कुछ, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी है और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P, तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल लोड दैट विल बी एक्टिंग ऑन द बॉडी। जैसे इसमें नॉर्मल लोड अगर हम देखें तो W वेट है, तो उसका नॉर्मल लोड जो रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा वो R है। W इज इक्वल टू R, तो हम इसमें लिख सकते हैं Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ओनली। और दूसरा है कि जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट है। तो इस बार में जाना हम डेफिनेशन देख लेते हैं, और आप सब नोट भी कर सकते हैं इस डेफिनेशन को अपने नोट्स के लिए। ये फोर्स है जो रेजिस्ट करती है आपका रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग बॉडीज। मतलब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है और वो मूव करना चाहती है, तो उनके बीच मोशन नहीं हो, उसको अपोजिशन के लिए जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। दो तरह का फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आता है रेस्ट पे और ये आता है आपका जब मोशन हो रहा हो। ये है आपके लॉज ऑफ मोशन। मतलब फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड लोड और फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट है आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से, जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा इसके बारे में। अब है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपने डब्बा लिया है, आप उसको धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो मूव होना शुरू होता है। वो मूव क्यों होता है, उसके पीछे ही कंसेप्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। मतलब इस पॉइंट पे आपने जो अप्लाइड लोड और आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल हो जाता है।
मतलब P इज इक्वल टू एफ एस। तो इसको कहते हैं दिस इज अ पॉइंट एट विच बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। तो इसको समझने के लिए एक ग्राफ हम बना सकते हैं। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ वर्सेस अप्लाइड लोड। फ्रिक्शनल फोर्स, आप अप्लाइड लोड बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका बढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कम होता है और ये काइनेमेटिक्स में आ जाता है। तो मतलब ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण आ रहा है और ये आपका काइनेमेटिक्स के कारण आ रहा है, काइनेटिक के कारण आ रहा है। स्टैटिक में क्या है, जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हैं तो एफ एस बढ़ रहा है, लेकिन कुछ वैल्यू लोड के बाद एफ आप इस लिमिटिंग वैल्यू से पार हो जाते हैं तो आपकी बॉडी उसके कारण मूव करना शुरू हो जाती है, तो इसी को कहते हैं आप लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप लोड दे रहे हैं, किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, तो तीन कंडीशन आ सकता है कि मतलब ये बॉडी आप उसको धक्का दे रहे हैं मोशन में लाने के लिए, तो फ्रिक्शन भी आ रहा होगा। तो तीन केसेस आते हैं, P आपका एफ से कम होगा, P आपका एफ के बराबर होगा और P इज ग्रेटर देन एफ होगा। P इज लेस देन एफ मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, मतलब हम इस किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। P इज इक्वल टू एफ मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन पे आ गए, मतलब यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होने वाली है मूव करना, हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं। अब फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल देखिए, जैसे हमने P फोर्स लिया है और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है क्योंकि बॉडी का मोशन ऑफ बॉडी यहाँ है। ये मतलब अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लें, यहाँ W एक्ट कर रहा होगा और ये आपका रिएक्शन फोर्स है, तो W इज इक्वल टू R फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इससे तो मतलब ये R आ जाएगा आपका और फ्रिक्शन फोर्स आपका यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा आर एफ। तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट के बीच जो एंगल बन रहा है फाई, उसी को कहते हैं हम अपना प्रेशर एंगल, फ्रिक्शन एंगल। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है tan phi इज इक्वल टू, अब इसको हम अलग से डायग्राम बनाए, आर और ये फाई, तो ये आपका आ रहा है एफ एस के बराबर। तो ये किसके बराबर है आपका एफ एस अपॉन आर विच इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन आर आर कैंसल, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो अगर आपको म्यू दिया और आपको प्रेशर एंगल पूछ ले तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लगाकर ये चीज बता सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, वो आपने काफी बार देखा होगा कि आप एक चीज को या बॉल को मतलब किसी चीज को आप इंक्लाइंड सरफेस पे रखते हैं, लेकिन वो चीज गिर नहीं रही है, ग्रेविटी है लेकिन तब भी नहीं गिर रही है, तो क्यों नहीं गिर रही है उसके बारे में जानने के लिए हमें एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट होना जरूरी है। एंगल ऑफ रिपोज एक बॉडी में तब एक्ट करता है जब एक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे हो, और ये वो एंगल है कि इंक्लाइन का कौन सा एंगल होना चाहिए सो दैट बॉडी जो है आपकी नीचे की तरफ मूव ना करे ग्रेविटी के अंदर। जैसे एक बॉडी हमने ली है, इसका हमारा जो वेट है वो W, मतलब ये CG पे इसका एक्ट कर रहा है, तो अगर हम इसका फ्री मतलब रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा आपका W cos थीटा
ये आएगा आपका W साइन थीटा। मोशन का डायरेक्शन आपका इस तरफ है, तो आपका ये आ जाएगा Fs। तो फॉर नो मोशन, मतलब फॉर बॉडी टू बी रेस्ट, W साइन थीटा इज इक्वल टू Fs। अब देखिए इसके नॉर्मल में जो फोर्स आ रहा होगा वो ये है, इस डायरेक्शन में, तो हम रिएक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है R, तो R का वैल्यू क्या आएगा, R इज इक्वल टू W cos थीटा। और हमें पता है Fs क्या होता है, म्यू R, और W साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू W cos थीटा। आपका W कैंसिल हो जाएगा, आप cos को इधर लेकर आएंगे तो tan थीटा, ये प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं कि tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एक और प्रॉपर्टी है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू म्यू, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। हमने भी पढ़ा था प्रेशर एंगल, मतलब फ्रिक्शन एंगल के बारे में, वो भी फाई आ रहा था आपका tan इनवर्स म्यू के बराबर। मतलब अगर हम अपना जो इंक्लाइन का एंगल है फाई से कम रखें तो हमारा बॉडी नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसको उससे ज्यादा कर दें, मतलब फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन से या फ्रिक्शन एंगल से ज्यादा कर दें हमारे इंक्लाइंड एंगल थीटा को, तो हमारा बॉडी नीचे की तरफ मूव होना शुरू कर जाएगा। तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि अगर मैं बॉडी मतलब इंक्लाइंड में हमें कुछ चीज बनानी है तो कौन सा कितना एंगल रखें सो दैट वो बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहे। तो ये कंसेप्ट मतलब डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्लाइडिंग और ट्रिपिंग। आपने फ्रिज के पीछे इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे, जब नया नया फ्रिज लाते हैं उसके पीछे इंस्ट्रक्शन दी होती है कि इसको कैरी किस तरह किया जाए, मतलब ऊपर से ज्यादा ऊपर से धक्का ना दें, एक कैरेज में कैरी करें कि सो दैट वो पलट ना जाए। देखिए अब एक बड़ी सी चीज है, मतलब काफी बड़ी चीज है, तो उसमें जो नॉर्मल फोर्स आता है वो उसके सीधे से पास नहीं करता है, वो एट अ पॉइंट सम किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो अगर हम किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो अगर हम किसी चीज को ऊपर से मतलब ज्यादा ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं लोड, तो उसके साथ क्या होगा वो हम चीज देखेंगे। लगा लीजिए आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका अप्लाइड लोड, और ये एट एक्स डिस्टेंस आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अगर मूवमेंट ले लें अबाउट अ पॉइंट Q, ये आपका H पॉइंट है, तो PH इज इक्वल टू NX, मतलब जो X डिस्टेंस है वो है PH अपॉन N के बराबर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो एक्सिस से हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अगर हम लोड बढ़ाते जाएंगे। मतलब X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, H के प्रोपोर्शनल है अपना X, और X इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके नॉर्मल फोर्स के साथ। तो अगर हम हाइट मतलब सेम ही लोड को किसी ज्यादा हाइट से करें तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन फोर्स है वो इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, हो सकता है इधर आ जाए। जब रिएक्शन फोर्स आपका टिप पे एक्ट करना शुरू हो जाए किसी बड़ी चीज, इसके मतलब अगर हम ये माने ये है L और ये है B, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको पता है यहाँ आएगा B/2 पे, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है। तो मतलब अगर B/2 पे एक्ट करना शुरू हो तो इसकी ट्रिपिंग हो जाएगी। ट्रिपिंग में क्या है, एक फोर्स यहाँ पे है, तो अगर आप उसको धक्का देंगे तो वो पलट सकता है, तो टूटने का डैमेज होने का ज्यादा खतरा है। तो इसी को हम ट्रिपिंग कहते हैं, जब आपका नॉर्मल फोर्स शिफ्ट हो जाए एट सम टिप, इसी को हम ट्रिपिंग कहते हैं।
लेडर फ्रिक्शन। अब ये स्पेशल केस है एक फ्रिक्शन का। मान लीजिए हमने एक लेडर को मतलब सीढ़ी को अपने लिया और दीवार के साथ लगा दिया पहले चढ़ने के लिए, फिर आप चढ़ना शुरू हुए, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। एल लेंथ की हमारी सीढ़ी थी। आप ज्यादातर ऑब्जर्व किए होंगे जब हम सीढ़ी से चढ़ते हैं तो सीढ़ी जो है हमारी इस तरफ और इस तरफ मोशन करने को रहती है, क्योंकि सीढ़ी के साथ दो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस है, एक आपकी वॉल और एक आपका फ्लोर। तो मतलब इनके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी अलग अलग होगा। तो यहाँ आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में F1 आ रहा होगा और यहाँ आपका आ रहा होगा F2। और अगर आप चढ़े हुए सीढ़ी पे तो आपका वेट भी एक्ट कर रहा होगा WB, और सीढ़ी का भी कुछ वेट होगा जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा होगा। तो ये अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे और हमें पता है कि अगर स्टैटिक में रहना है तो हम 3 इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं कि Fx is equal to 0, sigma Fy is equal to 0 और movement about any point like P, Q, O is equal to 0। इन तीनों को इक्वेशंस को लगाकर हम इन सब की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हमें डिस्टेंसेस ज़्यादातर क्वेश्चंस में दिए होंगे कि आपने कितना डिस्टेंस यहाँ से x डिस्टेंस गए, आपको लेंथ का दिया होगा, फ्रिक्शन के कोफिशिएंट दिए होंगे दोनों तरफ के। तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादातर ये नीट में क्वेश्चन आता रहता है। तो इसी के साथ हमारा फ्रिक्शन के ऊपर टॉपिक खत्म होता है। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।